हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिकल हब फॉर यू। और मैं आपका दोस्त आपके साथ, मेरा नाम है शुभांशु शर्मा। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकसभा सीट लेकर आया हूं जिसका नाम है बागपत लोकसभा क्षेत्र। बागपत लोकसभा क्षेत्र अपने उत्तर प्रदेश की जो पश्चिम की राजनीति है उसको कहीं ना कहीं एक दिशा देता है, क्योंकि यह जाटों का सबसे ज्यादा वोट बैंक वाला लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर जाटों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा से ही जाट प्रत्याशी जीतते रहे हैं। और यह काफी फेमस है अपनी मौजूदगी को लेकर। ये यमुना से लगा हुआ क्षेत्र है और इसकी सीमा मेरठ से भी लगती है और इसका कुछ हिस्सा गाजियाबाद से भी लगा हुआ है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग जिला भी है, मायावती इसे जिला बनाकर गई थी। और यह लोकसभा क्षेत्र अपना अहम स्थान रखता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर। यह भी गन्ना बेल्ट है, यहाँ भी शुगर मिलें हैं और यहाँ का किसान भी काफी संपन्न है, क्योंकि वो काफी मेहनत करते हैं, गन्ना उगाते हैं और गन्ने को अच्छे से पैदावार की जाती है और गन्ना फिर शुगर मिल में जाता है, तो वहां से उनकी आय जनरेट होती है। तो यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो गन्ने का सही भुगतान हो, टाइम पर हो, और यहाँ पर कुछ एक्सप्रेस वे की लोगों को जरूरत थी, उस पर शायद सरकार ने अभी हाल ही में ध्यान दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, माननीय चौधरी चरण सिंह जो बहुत बड़े किसान लीडर थे, किसानों के मसीहा थे, मसीहा क्या भगवान मानो, वो सब कुछ थे किसानों के। आज भी उनका नाम लो तो लोगों के मन में एक अलग तरह की उमंग दौड़ पड़ती है, लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं, लोग उन्हें बहुत ही आदर्श के साथ आज भी याद करते हैं। वो किसान मसीहा थे, किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किए और मैं भी कहीं हद तक उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वो एक जमीन से जुड़े हुए लीडर थे जिन्होंने कभी भी ज्यादा पैसा कमाने का नहीं सोचा, हमेशा लोगों की भलाई में रहे, हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहे, किसानों की बातों को सुना, उनको सुलझाने का प्रयास किया और वो बागपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। उसी की बदौलत यहाँ से हमेशा आरएलडी के प्रत्याशी जीतते रहे हैं, जाट प्रत्याशी जीतते रहे हैं और उनकी लीगेसी अब भी कहीं ना कहीं आपको इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगी। चाहे अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर 1967 में चुनाव हुए थे, जहां पर रघुवीर सिंह शास्त्री जो जनसंघ के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल की। 1971 में यहाँ पर रामचंद्र बिकल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की। लेकिन 1977 के बाद जब से चौधरी चरण सिंह ने प्रमुख तौर पर राजनीति स्टार्ट की, 1977 हो, 1980 हो या 1984 हो, चौधरी चरण सिंह जी यहां से चुनाव जीते लोक दल के टिकट पर। एक बार 1971 में वो जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली 1977 और 1980 में वो लोक दल के टिकट पर यहां से चुनाव जीते। 1989, 91, 96 और 97 में अजीत सिंह लगातार यहां से चुनाव जीते, काफी बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। इतना जबरदस्त यहां से वो चुनाव लड़ते रहे इनका परिवार कि और लोगों का चुनाव जीतना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो गया। लेकिन 1998 के चुनाव के अंदर जब मध्यावधि चुनाव हुए थे तो कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी के सोमपाल शास्त्री एक बार अजीत सिंह को हराने में कामयाब हो गए, तो 1998 में वो चुनाव जीते। लेकिन 1999 के अंदर वो मात्र 1 साल ही एमपी रह पाए। 1999 हो या 2004 हो या 2009 हो, अजीत सिंह लगातार यहाँ से सांसद बने और काफी बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीते। अगर मैं बोलूं तो यहाँ से अजीत सिंह 7 से 8 बार लोकसभा एमपी रहे, जो एक बहुत बड़ा टर्न है खुद में ही। तो आप देख सकते हो कि यहाँ के मतदाताओं ने इन लोगों को अपनी पलकों पर बिठाकर रखा, क्योंकि इन्होंने काफी सराहनीय काम किए थे इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर।
शायद एक विकास के 2-3 काम ये लोग ना कर पाए हों, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जिला काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने मील लगाकर यहाँ के लोगों की आय बढ़ाने का काम किया, लोगों की आमदनी को सुधारा और जो लोगों की प्रमुख समस्याएं थी उनको सुलझाने का काम किया। इसीलिए यहाँ पर लोग इनको वोट देते रहे। लेकिन जो यहाँ पर सबसे ज्यादा टर्न आया वो 2014 के लोकसभा चुनाव में आया, क्योंकि एक तो मुजफ्फरनगर का कांड हो चुका था, तब से जाट मतदाता थोड़ा आरएलडी से नाराज था, क्योंकि ये लोग उनसे मिलने नहीं आए, इन लोगों ने उनकी परेशानी को नहीं समझा। उसी का नतीजा था जो जाट मतदाता था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया और उसने भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह, उनका साथ देना ज्यादा मुफीद समझा और पूरा का पूरा वोट बैंक 2014 के अंदर माननीय मोदी जी के नाम पर सत्यपाल सिंह के साथ चला गया और सत्यपाल सिंह ने यहां से बहुत बड़ी जीत दर्ज की। वही जीत उन्होंने 2019 के अंदर रखी, लेकिन 2019 के अंदर जयंत चौधरी पार्टी को लीड कर रहे थे और जयंत चौधरी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वो काफी अच्छे से आरएलडी को संभाल रहे हैं और उनके रहते हुए आरएलडी गेन कर रही है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव हो तो आरएलडी का एक भी विधायक नहीं था, लेकिन अभी उनके 8-9 विधायक हैं, काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है आरएलडी और वो शायद 2024 में भी बागपत लोकसभा से चुनाव लड़ें, शायद 100% भी मैं आप बोलो तो मैं श्योर हूं, क्योंकि यहाँ पर जाट मतदाता 5 लाख के करीब है और इसी वजह से ये उनके लिए काफी मुफीद सीट है और अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। तो इसलिए जयंत चौधरी की जो पसंदीदा सीट होगी, वो पहले मथुरा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार वो शायद बागपत से ही अपनी किस्मत आजमाना चाहें। अगर मैं अभी बात करूं, अगर इसके मैं उसकी इतिहास की बात करूं तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ पर हमेशा से ही आरएलडी का कब्जा रहा है, चौधरी चरण सिंह हो या उनका परिवार हो, उसका एक तरफा दबदबा रहा है। और अभी अगर मैं इस लोकसभा की असेंबली की सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पर 5 असेंबली हैं और इनकी जो असेंबली है वो 3 जिलों के अंदर है। आपकी मोदी नगर जो है वो गाजियाबाद जिले के अंदर आती है, सिवल खास मेरठ जिले के अंदर आती है, बड़ौत, बागपत और छपरौली ये है आपके बागपत जिले के अंदर है। तो यहाँ की जो 5 विधानसभा है वो 3 जिलों के अंदर फैली हुई है। अगर मैं सिवल खास की बात करूं तो यहाँ से गुलाम मोहम्मद जो आरएलडी के निशान पर यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन वो पहले समाजवादी पार्टी के विधायक थे और वो एक मेरठ के अंदर एक बहुत बड़ा मुस्लिम कॉलेज है उसके प्रिंसिपल भी थे और अभी उसकी कमेटी में वो अध्यक्ष भी है। तो एक मुस्लिमों का बड़ा चेहरा है मेरठ का और वो सिविल खास से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2017 में हार गए थे। 2012 में वो विधायक थे सिविल खास से और अभी 2022 में वो आरएलडी के साथ चुनाव लड़े और सपा के साथ उनका गठबंधन था, तो इसलिए वो चुनाव जीत गए। मनिंदर पाल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और पहले वो मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उन्होंने उनको हरा दिया। दूसरी सीट जो है, अगर मैं उनके वोट की बात करूं तो उनको सिविल खास से 1,01,000 वोट मिला और मनिंदर पाल को 92,567 के करीब वोट मिला। तो आप देखोगे वो 8-9 हजार से चुनाव हार गए, जो काफी टफ फाइट हुई थी वैसे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ होने से वो इसी वजह से वो चुनाव जीत गए। दूसरी सीट छपरौली में आज तक कभी आरएलडी नहीं हारी है। ये सबसे बड़ा जाटों का वोट बैंक है इस सीट पर और यही असली जाटों की राजधानी बोला जाता है छपरौली। यहाँ से आरएलडी के अजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है, उनको 1,11,000 वोट मिले और सहेंद्र सिंह रमाला जो आरएलडी से बीजेपी में आए उनको यहाँ पर 82,000 के करीब वोट मिले, तो वो एक बड़ा मार्जिन था, इसलिए वो 32,000 के आसपास के वोटों से चुनाव हार गए। अभी मैं बड़ौत की बात करूं, एक बड़ौत में काफी इंटरेस्टिंग फाइट हुई थी। मात्र
300 वोटों से केपी मलिक जो 2017 में भी जीते थे और इस बार भी वो 300 वोटों से चुनाव जीत गए। काफी इंटरेस्टिंग फाइट हुई और उन्होंने अब इस आरएलडी के जयवीर सिंह को हरा दिया मात्र 300 वोटों से। आपने देख लो कितना, मतलब इट्स अ लकी चार्म, मतलब किसी किसी आदमी का नसीब बहुत अच्छा होता है। तो 300 वोटों से बस वो चुनाव जीत गए। बागपत की बात करूं, योगेश धामा बहुत बड़ा नाम है जाट बिरादरी के अंदर। सच में इतना बड़ा नाम है कि हर चीज आरएलडी के पक्ष में थी, फिर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यह सीट निकाल के दी है। और मुझे तो लगता है कि 2024 के अंदर शायद भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट भी दे दे। अगर सत्यपाल सिंह मलिक इधर उधर पिछड़ते हैं किसी कारणवश, तो शायद जो बीजेपी का संगठन है उसका जो पहला नाम जाएगा वो योगेश धामा। बहुत ही कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आरएलडी से आए हैं। इस बार भी उन्होंने यह सीट निकाल कर दी है, वो भी 32,000 के मार्जिन से। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर इन जाट और काफी मजबूत लीडर हैं बागपत विधानसभा या बागपत जिले के अंदर। कई बार उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है और वो किसी कारण बस आरएलडी से नाराज होकर आए थे और तब से ही उन्होंने बीजेपी को नुकसान नहीं किया है। हमेशा क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा क्षेत्र की जनता के बीच में जाते हैं। मैंने उनको काफी बार देखा है कि वो जनता के हर मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करते हैं। उसी का नतीजा है कि जनता बागपत की उनके तन मन धन से साथ है। अगर मैं पांचवी विधानसभा की बात करूं तो वो है मोदी नगर। मंजू सी बात, लगातार 2 बार चुनाव जीती हैं और इस बार भी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीती हैं और वो एक बड़ी लीडर बनकर उभरी हैं मोदी नगर के अंदर। काफी अच्छे से फाइट कर रही हैं पिछले लगातार 2-3 विधानसभा चुनाव से। पहले यह सीट बसपा का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब यह भाजपा का गढ़ बन चुकी है। भाजपा यहाँ पर काफी अच्छे से चुनाव जीत रही है। तो मैं अगर पिछले 2-3 लोकसभा चुनावों की बात करूं तो 2009 के अंदर जो अजीत सिंह थे उनको यहाँ पर 2,38,000 वोट मिले और मुकेश शर्मा जो गुड्डू पंडित के भाई थे उन्हें यहाँ पर 1,75,000 के करीब वोट मिले। तो काफी अच्छे मार्जिन से यहाँ से अजीत सिंह चुनाव जीते। उसके बाद 2014 में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया था और यहाँ पर मोदी लहर इतनी जबरदस्त थी कि अजीत सिंह तीसरे नंबर पर चले गए और यहाँ पर सत्यपाल मलिक को 4,23,000 वोट मिले और गुलाम मोहम्मद को 2,13,000 जो सपा के कैंडिडेट थे और अजीत सिंह को यहाँ पर 1,99,000। अब आप देख सकते हो कि आरएलडी का इतना मजबूत गढ़ होने के बावजूद भी अजीत सिंह 2014 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। 2019 की बात करूं, जबरदस्त फाइट दी जयंत चौधरी ने सत्यपाल मलिक को। 5,25,000 वोट मिले सत्यपाल मलिक को, जयंत चौधरी को 5,02,23,000 वोटों से वो कैसे भी हार गए। तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है भारतीय जनता पार्टी को, वो 2 विधानसभा मोदी नगर और बागपत, इसमें लैंडस्लाइड लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी पिछले लगातार 2 चुनावों से। इसकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा सीट को कब्जाने में कामयाब हो पाई है। और 3 जो विधानसभा हैं, चाहे वो सिवल खास हो, छपरोली हो या बड़ौत हो, वहां पर जाट मतदाता बहुत ज्यादा है। अगर वहां से बीजेपी नेट टू नेट फाइट अगर करती है तो वह इस लोकसभा को जीत कर ले जाएगी, क्योंकि मोदी नगर और बागपत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लीड है। उनके काफी अच्छे लीडर हैं, जो विधायक हैं वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता उनसे काफी खुश है। इसी वजह से बीजेपी इन 2 विधानसभा सीटों की वजह से यहाँ पर लीड करती हुई दिखती है। अगर बीजेपी योगेश धामा को टिकट देती है तो शायद बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है योगेश धामा और जयंत चौधरी के बीच में, क्योंकि योगेश धामा भी एक बहुत मजबूत चेहरा है। वो भी जाटों के अंदर बहुत पॉपुलर है। वो कहीं ना कहीं 30% वोट जाटों का लेकर चले जाएंगे और बाकी बीजेपी का जो कोर वोट है, चाहे वो ब्राह्मण हो, त्यागी हो, गुर्जर समाज हो
या फिर अदर नो यादवों को छोड़कर नॉन ओबीसी हो, वो पूरा का पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा के अंदर काफी मजबूती देगा और भारतीय जनता पार्टी शायद यह सीट जीतने में कामयाब हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जाट मतदाता 30% या 30 से 40% के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में ये चीज नहीं देखी गई। पूरा का पूरा जाट मतदाता आरएलडी के साथ इंटैक्ट होता हुआ दिखाई दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी एक सिरदर्दी है। अब दूसरी बात यह है कि क्या बसपा और सपा, जैसे कि पूरा पिछली बार महागठबंधन ने इन जयंत चौधरी को सपोर्ट किया था, क्या वो अपना प्रत्याशी उतारते हैं? अगर वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट हो उसमें कहीं ना कहीं वो सेंधमारी करेगी सपा, तो वो भी एक ड्रॉबैक होगा जयंत चौधरी के लिए। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या महागठबंधन इन लोगों के बीच में किस तरीके से करवट लेता है। क्या महागठबंधन जयंत चौधरी को सपोर्ट करेगा या महागठबंधन अपना एक दो अलग प्रत्याशी उतार दे तो वो क्या उनका वोट कट जाएगा। यही चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत को डिसाइड करेंगी इस लोकसभा सीट पर। अगर मैं वैसे बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जाट मतदाता है, उसके बाद मुस्लिम मतदाता है, उसके बाद ब्राह्मण भी अच्छी खासी तादाद है, वैश्य मतदाता थोड़े कम है, यादव मतदाता भी अच्छे खासे हैं। तो कुल मिलाकर यह सीट काफी फाइट वाली सीट रहने वाली है 2024 के अंदर, और मैं अभी इस पर नजर बनाए हुआ हूं। अगर कुछ भी समीकरण बदलते हैं तो मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा, मैं आपको अवेयर कराऊंगा कि कैसे सीट यह इधर उधर जाती हुई दिख रही है या मतलब किस तरीके से यहाँ के समीकरण चेंज हो रहे हैं। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। जय हिंद।